हाँ, पिछली क्लास में फोटोसिंथेसिस के बारे में हमारे बात आपके बीच में चल रही थी बात। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो पढ़ने जा रहे हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसके बारे में अपने को आज बात करना है। देखा जाए क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक करैक्टर होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक करैक्टर होता है। बहुत ख़ास चीज़ें आज पढ़ाने वाले हैं, ध्यान रखना आप। हो सकता है अभी 13 तारीख को एक क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी ऑक्सीडाइजेबल सबस्टेंट होते हैं उनसे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उनसे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। और जो एनर्जी बाहर निकलती है उसको एटीपी के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। जो एनर्जी बाहर निकलती है ऑक्सीडाइजेबल सबस्टेंस से, उस एनर्जी को एटीपी के में बॉन्ड एनर्जी के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। अब ज़रा देखिए क्या होता है एटीपी। एटीपी देखिए कितने पार्टों से मिलकर के बना होता है। एक होता है एडेनिन। ये क्या होता है? एडेनिन। ये हमने क्या नोट कर लिया? एडेनिन। और प्लस क्या होता है? राइबोस शुगर। कौन सी शुगर होती है? राइबोस शुगर होती है। और 3 फास्फेट ग्रुप होते हैं, PO4। यहाँ पर ये फास्फेट ग्रुप हैं। एक फास्फेट ग्रुप ये है PO4। इस प्रकार से ये फास्फेट ग्रुप मैंने बना दिए PO4। फास्फेट के ऊपर 3 वैलेंसी होती है। अब यहाँ पर देखा जाए एक चीज़ तुमको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो बॉन्ड होता है ये इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन होती है। इसे क्या कहते हैं? सिंपल बॉन्ड कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये सिंपल बॉन्ड कहलाता है। सिंपल बॉन्ड कहलाता है। तो ये सिंपल बॉन्ड है। यहाँ पर ये जो होता है इस प्रकार से लहराती हुई लाइन से मैंने बनाया। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? ये क्या होते हैं? हाई एनर्जी बॉन्ड कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? एनर्जी बॉन्ड कहलाते हैं। और इन तीनों स्ट्रक्चर को मिलाकर क्या कहते हैं? जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं इस प्रकार से, जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तब क्या बनता है? एटीपी बनता है। तो ये क्या होता है? एटीपी। और एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो क्वेश्चन आसान है, देखने में आपको सिंपल लगता है लेकिन गलतियां होती हैं। तो एटीपी के फॉर्मेशन में एडिनोसिन भाग लेता है, एडेनिन भाग लेता है, राइबोस शुगर भाग लेती है और 3 फास्फेट ग्रुप भाग लेते हैं। कौन से? 3 फास्फेट ग्रुप भाग लेते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरएनए और एटीपी में क्या सिमिलरिटी है? तो आरएनए भी राइबोस शुगर पाई जाती है और एटीपी में भी राइबोस पाया जाता है। तो एटीपी और आरएनए दोनों में सिमिलरिटी होती है क्योंकि दोनों में राइबोस प्रेजेंट होता है। दूसरी बात देखा जाए, ये हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं और अगर जो हाई एनर्जी बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी बाहर निकलती है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट को जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एनर्जी जो बनती है वो एनर्जी को हाई बॉन्ड में स्टोर करके रख लिया जाता है और जब एक बॉन्ड हाई बॉन्ड टूटता है तब 7.3
किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। और एटीपी को क्या कहते हैं? करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए, बहुत इम्पॉर्टेंट, लिविंग बॉडी के अंदर केवल 2 ही सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जहां पर एटीपी का प्रोडक्शन हो सकता है। एटीपी का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पर होता है? एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट। ये 2 सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जिनमें एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए कौन से सेल ऑर्गेनल्स में एटीपी का प्रोडक्शन होता है, तो 2 सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। एक बात और तुम्हें याद रखना है यहीं पर, जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का प्रोडक्शन होता है तब उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। मतलब प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। तो इसको मिटा करके हम लिखे भी दे रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर जनरली ऐसे पूछा जाए कि एटीपी के प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा फास्फोराइलेशन। और अगर तुमसे पूछा जाए कि रेस्पिरेशन में जब एटीपी का प्रोडक्शन होता है तब उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस में लाइट की प्रेजेंस में जब एटीपी का प्रोडक्शन होता है तब उसे क्या कहते हैं? फोटोफास्फोराइलेशन। तो देखा जाए यहाँ पर मैंने तुम्हें क्या बताया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लस ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब एटीपी का प्रोडक्शन होता है तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन मतलब एटीपी का प्रोडक्शन। तो ये पहला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया में जब एटीपी का प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तब उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। दूसरी बात देखा जाए, अगर तुमसे पूछा जाए क्लोरोप्लास्ट, ये क्या नोट कर लिया? ये क्लोरोप्लास्ट और प्लस लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब एटीपी का प्रोडक्शन होता है तब उसे क्या कहते हैं? फोटोफास्फोराइलेशन। ये फोटोफास्फोराइलेशन। और एटीपी के प्रोडक्शन को क्या कहते हैं? एटीपी के प्रोडक्शन को क्या कहते हैं? फास्फोराइलेशन। ये फास्फोराइलेशन। तो ये प्रोसेस कब होगी? जब एटीपी का प्रोडक्शन होता है तब उसे क्या कहते हैं? फास्फोराइलेशन। जब एटीपी का प्रोडक्शन रेस्पिरेशन में होता है तब उसे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और जब एटीपी का प्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस में होता है तब उसे क्या कहते हैं? फोटोफास्फोराइलेशन। ये तीनों बातें तुम्हें याद करना होगा। इन पर क्वेश्चन आता है, कहीं गलती न हो जाए, इसलिए मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ, ये बात बहुत ध्यान से तुमको समझना चाहिए। बात कर रहे हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं। तो एटीपी के प्रोडक्शन के बारे में मैंने तुम्हें बात बताई। आगे देखा जाए, when two photosystem work in a series, जब 2 फोटोसिस्टम एक सीरीज में वर्क करते हैं, फर्स्ट फोटोसिस्टम
and then photosystem photosystem second and then photosystem first. A process called non-cyclic photophosphorylation occurs. The photosynthesis the photosystem are connected through इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन. फोटोसिस्टम जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं. ATP, NADPH, H+ are both sensitized by the kind of इलेक्ट्रॉन फ्लो. इलेक्ट्रॉन फ्लो में दोनों बनते हैं. तो देखा जाए तुमको मैंने क्या बताया, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में तुम्हें देखा जाए जब भी पिगमेंट सिस्टम के अंतर्गत दो फोटो सिस्टम होते हैं, एक फर्स्ट होता है और दूसरा सेकंड होता है. अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा फोटो सिस्टम पहले स्टार्ट होता है, तो तुम्हारा आंसर होगा फोटो सिस्टम सेकंड पहले स्टार्ट होता है और फर्स्ट बाद में स्टार्ट होता है. मतलब सेकंड पहले स्टार्ट होता है और फर्स्ट बाद में स्टार्ट होता है. जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये क्लोरोफिल है, या यहाँ पर मान लेते हैं ये P700 ये फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर है. तो P700 क्या है, रिएक्शन सेंटर है फोटो सिस्टम फर्स्ट का. तो ये फोटो सिस्टम फर्स्ट माने ये रिएक्शन सेंटर. यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन. ये क्या होता है, ये है इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन. ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है. से इलेक्ट्रॉन होते हुए वापस कहाँ जाते हैं, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के पास में आ जाते हैं. इसका मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे वहीं वापस आ गए. अब देखा जाए क्या होता है, यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर लाइट, ये क्या है, लाइट सन है. और सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है. सन से एनर्जी जब रिएक्शन सेंटर फर्स्ट पर आकर के पड़ेगी, मतलब पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट पर आकर के पड़ेगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बहुत सारे होते हैं, वहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन से होते हुए यहाँ पर आ जाते हैं. तो यहाँ पर एक साइकिल बन जाती है. और जब साइकिल बन जाती है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में ही यहाँ पर क्या होता है, ये ADP और प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, ये दोनों जुड़ करके ATP बनाते हैं. क्या बनाते हैं, ATP बनाते हैं. तो फोटोसिंथेसिस में जब ATP का फॉर्मेशन होता है तब उसे क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं. क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं. एक बात तुम्हें और याद रखना है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ये साइक्लिक है क्योंकि साइकिल बन गई. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कितने ATP बनते हैं, 2 ATP बनते हैं. कितने, 2 ATP बनते हैं, ATP. तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 2 ATP बनते हैं और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 1 ATP बनता है. ये बात तुम्हें याद रखना है. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 2 ATP बनते हैं और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 1 ATP बनता है. ये बात तुमको याद रखना होगा.
दूसरी बात देखा जाए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADPH नहीं बनता है। साइक्लिक इसमें क्या होता है, नो फॉर्मेशन ऑफ NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, ये बात तुम्हें याद रखना पड़ेगा। मतलब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP तो बनते हैं लेकिन NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब देखा जाए क्या होता है, यहाँ पर हमने नॉन साइक्लिक नोट कर रहे हैं, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की अब हम बात करने जा रहे हैं। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इसमें क्या होता है, ATP बनते हैं, मतलब ATP फार्म बनते हैं और एक ATP बनता है। और दूसरी बात देखा जाए NADPH2 फार्म्ड, NADPH+H+ फार्म्ड। तो यहाँ पर तुम्हें याद रखना है इसमें ATP बनते हैं और NADPH भी बनते हैं, ये बातें तुम्हें ज़रूर याद रखना है। मतलब साइक्लिक में क्या होता है, केवल ATP बनते हैं, नो फॉर्मेशन ऑफ NADPH+H+। नॉन साइक्लिक में क्या होता है, एक ATP बनता है और NADPH+H+ आयन फॉर्म, ये बनते हैं। ये बात तुमको याद करना पड़ेगा, ज़रूर याद करना पड़ेगा। दूसरी बात देखा जाए, व्हेन ओनली पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इज फंक्शनल, जब केवल पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट फंक्शनल होता है, द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम एंड द phosphorylation occurs due to cyclic flow of electron। दूसरी बात देखा जाए, when the membrane या lamellai of grana have both photosystem first and second, the stroma lamellai membrane lack pigment system second as well as NADP reductase enzyme। NADP और रिडक्टेज एंजाइम दोनों एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर तुमको एक चीज़ और तुम्हें बता दें, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्लोरोप्लास्ट में मैंने स्ट्रक्चर में तुमको बताया था, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। उन डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को क्या कह रहे थे, लैमेली कह रहे थे। और एक बात तुम्हें और मैंने बताया है, लैमेली कहीं कहीं पर सिक्के के ढेर के रूप में एक के ऊपर एक अरेंज हो जाती है। जो लैमेली का ग्रुप बनता है उसे क्या कह रहे थे, ग्रेनम कह रहे थे। तो सपोज करिए यहाँ पर ये ग्रेनम है, इस प्रकार से लैमेली एक के ऊपर एक डिपॉजिट हो गई, जैसे लैमेली का एक ग्रुप बन गया, जिसे क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। यहाँ पर भी इस प्रकार से ये ग्रेनम है, इस प्रकार से ये ग्रेना है। तो इसको हमने क्या कह दिया, ग्रेना है या ग्रेनम है। इसे भी हमने क्या कह दिया, ग्रेनम है। ये क्या कहलाते हैं, ग्रेनम कहलाते हैं। और दो ग्रेनम को जोड़ने वाली लैमेली को क्या कहते हैं, जो दो ग्रेनम को जोड़ने वाली लैमेली है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेली कहलाती है, लैमेली। ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब जो है बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए
जो स्ट्रोमा लैमली होता है, यहाँ पर स्ट्रोमा लैमली जो होता है, ये स्ट्रोमा लैमली में केवल सिर्फ और सिर्फ पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट पाया जाता है, केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट पाया जाता है, केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट पाया जाता है। और यहाँ पर अपन लिख भी सकते हैं इन द स्ट्रोमा लैमली, यहाँ पर लिख सकते हैं इन द स्ट्रोमा लैमली, स्ट्रोमा लैमली, स्ट्रोमा लैमली एब्सेंट, एब्सेंट क्या एब्सेंट होता है? पिगमेंट सिस्टम सेकंड एंड NADP, NAD यहाँ पर लिख देते हैं। हो सकता है देखने में दिक्कत हो रही हो, हाँ, एंड NADP रेडक्टेज एंजाइम, तो तुमसे पूछा जा सकता है, तो स्ट्रोमा लैमली पर केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट पाया जाता है, इसमें पिगमेंट सिस्टम फोटो सिस्टम सेकंड और NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए, इसके ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर ये पिगमेंट सिस्टम सेकंड, ये क्या है? पिगमेंट सिस्टम सेकंड, पिगमेंट सिस्टम सेकंड, इनको भी क्या कहेंगे? पिगमेंट सिस्टम सेकंड। और देखा जाए क्या होता है? पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, तो इसे क्या कहते हैं? पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। यहाँ पर भी क्या होगा? पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। तो ये बात तुम्हें याद रखना है कि ग्रेना के ऊपर पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों पाए जाते हैं, लेकिन स्ट्रोमा लैमली जो होती है उसमें केवल पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट पाया जाता है, पिगमेंट सिस्टम सेकंड और NADP रिडक्टेज एंजाइम दोनों एब्सेंट होते हैं। ये बात तुमको ध्यान रखनी होगी। अगली बात देखा जाए क्या होता है, सुनिए भाई। अगली चीज देखा जाए क्या होता है? स्ट्रोमा लैमली डू नॉट हैव पिगमेंट सिस्टम सेकंड एंड NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो ये सारी बातें तुम्हारी थी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। तो साइक्लिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलता है वहीं वापस फिर आ जाता है। तो मतलब फोटो सिस्टम्स फर्स्ट जो होता है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड है। इसमें केवल ATP का प्रोडक्शन होता है, NADP का प्रोडक्शन नहीं होता है। नॉन साइक्लिक में जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वापस नहीं आता है, फिर नॉन साइक्लिक अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करेगा? तुमको पिछली क्लास में बताया था कि वाटर की स्प्लिटिंग होती है, और वाटर की स्प्लिटिंग किसकी प्रेजेंस में होती है? लाइट। और दो मिनरल कौन कौन से? मैग्नीज और क्लोराइड आयन, मैग्नीज आयन और क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में जब लाइट के द्वारा वाटर को स्प्लिट किया जाता है, तोड़ा जाता है, तब फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है। जरा देख लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए।
फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है। मैंने तुम्हें बताया था, जैसे यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर की हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर 2H2O है, यहाँ पर क्या है, लाइट और मैग्नीज को Mn2+ होता है और मैग्नीज आयन, और कौन सा आयन, क्लोराइड आयन Cl- आयन। इनकी प्रेजेंस में वाटर को स्प्लिट किया जाता है, तब क्या बनता है, 4H+ बनता है, और प्लस क्या बनता है, O2 बनता है, और प्लस क्या बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब वाटर की फोटोलिसिस होती है तो क्या क्या बनता है, H+ आयन बनते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है, नेसेंट ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है, और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कितने कितने निकलते हैं, 4 H+ आयन, 4 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलता है। बात समझे। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, पिगमेंट सिस्टम सेकंड। तो पिगमेंट सिस्टम सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो वापस नहीं आता है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करता है, वाटर से। और कई बार पीएमटी में क्वेश्चन आ चुका है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, तो आपका आंसर होगा वाटर से निकलती है। तुम देख रहे हो कहाँ से निकलती है, वाटर से निकलती है। अब एक चीज़ और तुम यहाँ पर देख लीजिए, साफ साफ जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल हमने लिया तो ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, 6। इसका मतलब वाटर के कितने मॉलिक्यूल हमें लेने पड़ेंगे, 12 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। भाई 1 मॉलिक्यूल जब 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और फोटोसिंथेसिस में 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकलते हैं। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में कितने वाटर के मॉलिक्यूल हमको लेना पड़ेगा, 12 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। इसका मतलब लाइट और डार्क रिएक्शन कितनी बार घूमेगी, जब 6 बार घूमेगी तब हम कहेंगे 1 राउंड कंप्लीट हुआ है। समझे। तो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होने के लिए लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कितनी बार घूमेगी, 6 बार घूमेगी। तो आज इतना, फिर उसके बाद अगली क्लास में पढ़ाएंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, और भयंकर कस के 1-1 सेकंड का आप यूज करें, और हो सकता है लास्ट सेकंड तुम्हारा हो। बेस्ट ऑफ